हेलो फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर के टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन को, सॉरी सेकेंड चैप्टर के। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंट्रेंचमेंट इनहेंस द प्रोटेक्शन। एंट्रेंचमेंट इनहेंस, तो एंट्रेंचमेंट क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर देना। जैसे कुछ डिफॉल्ट हो गया तो उस प्रॉपर्टी से भी रिकवरी कर लेंगे, तो कहते हैं चलो जी एंट्रेंचमेंट से प्रोटेक्शन तो बढ़ जाती है किसी भी लोन की या किसी भी वो अगर एग्रीमेंट होती है तो। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एंड एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मॉडर्न लिमिटेड कंपनी, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। विलिंग टू इंसर्ट द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट, वो प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट इंसर्ट करना चाहती है। इट, इससे क्या होगा, कैन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या वो आर्टिकल में ये अमेंडमेंट कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। कैन अमेंड द आर्टिकल बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कैन अमेंड द आर्टिकल एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, क्या आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, सभी मेंबर्स की सहमति चाहिए। नाउ डी, कांट अमेंड आर्टिकल टू मेड द प्रोविजन फॉर इंट्रेचमेंट, या आर्टिकल को अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं प्रोविजन, ये इंट्रेचमेंट वाली प्रोविजन डालने के लिए। तो इसका आंसर है सी, कैन अमेंड द आर्टिकल एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स का जो एग्रीड सहमति होना बहुत जरूरी है, कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टुडे इट्स May 23, मिस्टर नीलंजन चट्टोपाध्याय, ए 24-year-old इंडियन यंगस्टर। मई 2023 मिस्टर नीलंजन चट्टोपाध्याय 24 साल के एक इंडियन यंगस्टर हैं, नौजवान है। हु रिटर्न बैक टू इंडिया, वो इंडिया आ रहे इन जनवरी मंथ 2023, 2023 के जनवरी में वापस आ रहे हैं इंडिया। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करके, इन बायोन्यूट्रेंट एंड विलिंग टू फॉर्म एन ओपीसी, और इंडिया में आके वो 1 पर्सन कंपनी बनाना चाहते हैं। बट नॉट श्योर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, लेकिन रिक्वायरमेंट्स का उनको पता नहीं है। और प्री कंडीशंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, और क्या एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशंस है। ही रीड सम आर्टिकल्स ऑन प्रोविजन, उन्होंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े प्रोविजंस रिलेटेड टू ओपीसी एंड कंक्लूडेड, और उन्होंने पढ़ने के बाद ये पता लगाया, पहला, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड बाय इंडियन सिटीजन ओनली, कि जो 1 पर्सन कंपनी है सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बना सकते हैं, पहला तो उनको ये पता चला। सेकंड, ही कांट फॉर्म ओपीसी बिकॉज इन इमीडिएट प्रीवियस ईयर ही वाज नॉट रेजिडेंट इंडिया, वो ओपीसी नहीं बना सकता है, 1 पर्सन कंपनी नहीं बना सकता क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में तो वो रेजिडेंट था ही नहीं इंडिया का। नाउ ए, अब इसके जो ऑप्शन है आपके पास, बोथ द कंक्लूजन्स आर वैलिड, क्या ये दोनों जो कंक्लूजन निकाल रहा है वो सही है। बी, दोनों में से कुछ भी ठीक नहीं है, नन ऑफ द कंक्लूजन्स इज वैलिड। सी, फर्स्ट कंक्लूजन इज इनवैलिड, पहला तो इनवैलिड है। नाउ डी, सेकंड कंक्लूजन इज इनवैलिड, तो इसका आंसर है सेकंड का डी, सेकंड कंक्लूजन इनवैलिड। तो पहला ठीक है, ओपीसी बनाने के लिए इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है, लेकिन सेकंड में जो वो कह रहा है ना कि पिछले साल का रेजिडेंट होना चाहिए ओपीसी बनाने के लिए, वो ठीक नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन है, सेकंड कंक्लूजन इज इनवैलिड, सेकंड पॉइंट इसका गलत है, ये इसका सही आंसर है। नाउ थर्ड, इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और फॉर चेंज ऑफ इट्स नेम बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी, द रजिस्ट्रार में रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड, जब एप्लीकेशन देते हैं नेम के रिजर्वेशन के लिए या चेंज करने के लिए, तो जो रजिस्ट्रार है वो नाम को रिजर्व करके रखता है कितने दिन के लिए, आपको ये याद होना चाहिए। टाइम लिमिट है 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और 20 डेज, तो इसका आंसर है 60 डेज के लिए, 60 दिन के लिए वो नाम रिजर्व करके रखता है। नाउ 4, Modern Furniture Incorporated on 30th June 2022, its director filed a declaration under section 10(1)(a। मॉडर्न फर्नीचर इनकॉर्पोरेट हुए 30 जून 2022 को, इसके डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन फाइल किया है 10(1)(a में रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट की रिसीट को लेकर, दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट शेयर सब्सक्राइब बाय सब्सक्राइबर, जो भी उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए थे, टू रजिस्ट्रार ऑन 18 अप्रैल 18 अप्रैल 2023 को ये फाइल किया है। द कंपनी एंड ऑफिसर्स वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट के लिए क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि 50,000 की तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होगी, और जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर 1,000 पर डे का होता है, अदरवाइज मैक्सिमम 1 लाख का होता है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का डी, क्योंकि आप देखो
पहले में तो 50,000 की लिमिट नहीं है, दूसरे 50,000 की तो लिमिट है लेकिन 1,11,000 हो रहा है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तीसरे में फिर गलत है क्योंकि 50,000 से है नहीं, तो डी इसका ऑप्शन सही है, 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। नाउ 5, मतलब ये होता है कि इस कंपनी को अपने जो शेयर सब्सक्राइब किए और जो पैसा आया है उसकी डिक्लेरेशन फाइल करनी चाहिए थी, वो लेट से कर रहे हैं। नाउ 5th, आईटीसी लिमिटेड चेंज इट्स नेम टू आईटीसी लिमिटेड। पहले था I.T.C लिमिटेड, अब उन्होंने नाम बदल दिया, आईटीसी लिमिटेड कर लिया। Company and officers thereat may default by failing to make alteration in every issued copy of memorandums and article। अब कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, जितने भी मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड हुए थे उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू पिक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे आपको बताना है। फर्स्ट, alteration shall be made to every copy of MOA AOA because these are considered as public document। अब पहला क्या, चेंज होने के बाद अल्टरेशन सभी मेमोरेंडम और आर्टिकल में होने चाहिए क्योंकि आर्टिकल और मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। नाउ सेकंड, अल्टरेशन शैल बी मेड टू एवरी कॉपी बी इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदरवाइज। अल्टरेशन सभी कॉपी में करना जरूरी है, चाहे उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो या अदरवाइज। थर्ड, पेनल्टी शैल बी ₹1,000 फॉर एवरी कॉपी ऑफ द आर्टिकल इशूड विदाउट सच अल्टरेशन। और अगर आप नहीं करते हो तो पेनल्टी 1,000 है एक मेमोरेंडम कॉपी पे। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है नन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब तीनों में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तीनों में से तीनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। कोई ऐसा नहीं है कि अल्टरेशन जितने भी मेमोरेंडम आर्टिकल पहले से छपे हुए हैं वो सबको चेंज करने जाओ या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या अदरवाइज में चेंज करो या फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो इसका आंसर है 5 का डी, तीनों में से कोई भी सेंटेंस ठीक नहीं है। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ। यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल अलोंग विद मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन दिसंबर 19 में यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना आर्टिकल रजिस्टर किया, मेमोरेंडम रजिस्टर किया। नाउ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द व्यू दैट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी चेंज्ड एक्सेप्ट बाय रेजोल्यूशन ऑफ 90% मेजोरिटी। अब डायरेक्टर्स ने देखा कि आर्टिकल में एक प्रोविजन है कि जो शेयर फॉरफिट किए जाएंगे वो शुड नॉट बी चेंज एक्सेप्ट, उसके रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक रिजोल्यूशन में 90% मेजोरिटी ना मिले। वाइल एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी, जबकि सेक्शन 14 जो है कंपनीज एक्ट का वो कहती है आर्टिकल में बी चेंज्ड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली, कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन करके आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हो। नाउ वन ऑफ द डायरेक्टर्स सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। अब एक डायरेक्टर कह रहा है भाई आर्टिकल में हम ऐसी चीजें नहीं लिख सकते जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द कंपनी ऑन दिस मैटर। अब इस पे आपको एडवाइस देना है कंपनी को अपनी नॉलेज के साथ। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखा गया। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the article may contain provision for entrenchment to the effect that specified provision of the articles may be altered only if more restrictive conditions than a special resolution। सिर्फ रिट्रेचमेंट के केस में आपको ज़्यादा स्पेसिफिक जो इंट्रेंचमेंट होता है ना, जो कि भाई किसी प्रॉपर्टी को बेच देंगे अगर कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, तो ऐसे में स्पेसिफाइड प्रोविजन है आर्टिकल में ऐसे अल्टर करना है तो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। नाउ द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल्स। या तो कंपनी बने तब कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं अमेंडमेंट करके। of the in the case of private company and by a special resolution in the case of public company। और स्पेशल कंपनी पब्लिक कंपनी केस में स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू ये कर सकते हैं। वेयर द आर्टिकल्स कंटेन्स प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट whether made or formation by an amendment the company shall give notice to the registrar of the such provision। अब इंट्रेंचमेंट से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो वो रजिस्ट्रार को बताएंगे। इन द प्रेजेंट केस यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनी वांट्स टू प्रोटेक्ट प्रोविजंस फॉर आर्टिकल रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इसमें वो
फीचर ऑफ शेयर्स के प्रोविजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. इट मीन्स इट वांट्स टू मेक इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स. इसका मतलब ये आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट चाहते हैं, विच इज अलाउड है, बट द कंपनी विल हैव टू पास अ रिजोल्यूशन टेकिंग परमिशन ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड इट शुड ऑल्सो गिव नोटिस टू ROC रिगार्डिंग इंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल. तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको बताना पड़ेगा. एंट्रेंचमेंट ऑफ आर्टिकल्स के रिगार्डिंग ROC को भी बताना पड़ेगा. मतलब ये कह रहे हैं कि जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को लेकर जो प्रोविजन है वो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है. तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन के केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्टिव और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, सारे मेंबर की परमिशन ले लो, लेकिन ROC को भी बताओ इसके बारे में. ठीक है, तो ये सब देखो क्वेश्चन आंसर पढ़ने से समझ में आता है यार क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आंसर किस तरीके से देना है. अब यहाँ पे रिट्रेंचमेंट का प्रोविजन पूरा का पूरा लिखना था, नंबर उसके भी मिलेंगे. सेकेंड, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटेंड टू फॉर्म अ क्लब नेमली बर्डिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब. एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, वो क्लब बना रहे हैं, बर्डिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना रहे हैं टू इम्पार्ट क्लासरूम टीचिंग एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग पायलट्स. अब वो LLC बना रहे हैं भाई ये जो अलग अलग कर सकें, टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग अलग, एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग अलग. इट वाज डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC बनाना चाहते हैं फॉर चैरिटेबल पर्पस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में वो चैरिटेबल पर्पस से कोई LLC बनाना चाहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिजॉल्व. उसके बाद फिर क्लब डिजॉल्व हो जाएगा 10 साल बाद. एंड द सरप्लस ऑफ असेट्स ओवर द लायबिलिटी इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर. और अगर कुछ बचता है लायबिलिटी के घटने के बाद, जितना भी सरप्लस में असेट बचेगा उसको वो मेंबर्स में बांट देंगे एज यूजुअल प्रोसीजर जो भी कंपनीज एक्ट ने बताया. एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड एडवाइज द प्रोमोटर कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब बताइए क्या ये प्रपोजल ठीक है, और आप एडवाइस कीजिए क्या होना चाहिए. तो इसका आंसर रीड कर लेते हैं यहाँ से. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर इट इज प्रूव्ड the satisfaction of the central government that a person or association of person proposed to be registered under this act as a limited company. तो अब ये कहते हैं कि भाई जो 2013 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 में बातें लिखी गई है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को सेटिस्फाई कीजिए. तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हैज इन सब्जेक्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट. सेक्शन 8 में कंपनी बनाने के लिए कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंडीशन है उसमें ये है कि आपको क्लॉज ऑब्जेक्ट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि आप कॉमर्स के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, आर्ट्स के प्रमोशन, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट, इसके लिए कर रहे हैं काम. इंटेंट टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इफ एनी और अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट. अगर इससे कुछ प्रॉफिट भी आता है तो हम अपने ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें लिखी गई उसी को प्रमोट करेंगे. नाउ इंटेंट्स टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स. और बता रहे हैं कि भाई हम कोई डिविडेंड भी नहीं देंगे अपने मेंबर को. ये 3 कंडीशन है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई इशू ऑफ लाइसेंस. तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइसेंस इशू कर सकती है. अलाउ द पर्सन दैट और एसोसिएशन पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. तब बता सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है आप LLC रजिस्टर कर लो. इन द इंस्टेंट केस the decision of the group individual to form a limited liability company for charitable purpose under section 8 for a period of 10 years. अब इस केस में पहले लॉ बता दिया. अब इस लॉ के लिखने का तरीका यही है, आप पहले पूरा कानून बता दो, लॉ बता दो, उसके बाद इस केस की डिस्कशन करते हैं. सेक्शन 8 में करना चाहते हैं चैरिटेबल पर्पस 10 साल से कम एंड देयर आफ्टर फॉर अ पीरियड 10 साल के लिए, देयर आप उसके बाद रिजॉल्व कर लेना चाहते हैं ताकि जो असेट बचेगा वो बांट देंगे. पूरा क्वेश्चन का पार्ट है. विल नॉट among the members will not hold goods since the restriction is pointed out B above regarding application of its profit or any other income only in promoting object. देखो अब B में लिखा है कि आप कोई प्रॉफिट और होता है तो वो आप उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए लगो. यहाँ पे तो ये कह रहा है कि मैं प्रॉफिट होगा तो मैं मेंबर को बांट दूंगा, तो ये तो गलत हो गया. Further there is restriction in the application of the surplus asset of such a company in the event of finding resolution of the company. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है एक्चुअल में सेक्शन 8 के हिसाब से. अगर सरप्लस असेट बचता है तो उसके ऊपर, जो कि ये कह रहे हैं कि हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो जो प्रपोजल है वो फिजिबल नहीं है, गलत है ये प्रपोजल. थर्ड, अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन.
अल्फा स्कूल ने स्टार्ट किया एजुकेशन देना ऑन 1 अप्रैल 2010 में, विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ वीकर सोसाइटी। भाई कमज़ोर सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में या फिर एट अ वेरी नॉमिनल फी, या बहुत ही कम नॉमिनल फी, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स की कंडीशंस के डिसाइड करेंगे क्या फीस लेनी है नहीं लेंगे। However, on 31st March 2020, it came to the knowledge that the central government that this said school was operating by violating the objects of its object clause, due to which it was granted the status of a company under section 8 company under the Companies Act। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया तुम तो सेक्शन 8 में जो हमारी 3 कंडीशन दी गई है उसको तो वायलेट कर रहे हो, तुम्हें तो सेक्शन 8 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिया गया था। डिस्क्राइब व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द अल्फा स्कूल। अब बताओ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपने पावर का इस्तेमाल कर सकती है इस स्कूल ने जो वायलेशन किया है उसको लेकर, क्योंकि सेक्शन 8 में जो 3 क्लॉजेस हैं वो हमने पिछले क्वेश्चन में कवर भी किया है। तो अब इन्होंने बोला है कि भाई ये इन्होंने पहले तो सेक्शन 8 की सारी चीज़ें लिख दी, भाई सेक्शन 8 में ये ऑब्जेक्ट होता है, प्रोमोशन ऑफ कॉमर्स, एजुकेशन, आर्ट्स, ये सब। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पहला पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस रिवोक कर सकती है। सेकंड, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक, सेंट्रल गवर्नमेंट में और ऑर्डर इट इज सर्टिफाइड दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक डायरेक्ट दैट द कंपनी वुड बी बाउंड अप। पहले तो लाइसेंस कर लिया रिवोक, सेकंड में बोले भाई कंपनी को तुम बंद कर दो, वाइंड अप कर दो, ठीक है। नाउ थर्ड, वेयर अ लाइसेंस इज रिवोक and where the central government is satisfied that it is in essential public interest that the company registered in this section should be amalgamated with another company registered in this section, या फिर सिमिलर ऑब्जेक्ट। तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ठीक है भाई लाइसेंस ले लिया, लेकिन अब जो इसी सिमिलर नेचर में जो कंपनी दूसरे काम कर रही है उसमें भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या मत उसमें अमलगमेशन करवा सकती है ऐसे कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 पावर है, लाइसेंस ले लेना, दूसरा कंपनी को बंद करने के लिए बोल देना, और तीसरा कि भैया दूसरी कंपनी के साथ आप अमलगमेट हो जाओ। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू और 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।